हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो बीएससी पार्ट सेकंड में आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये चैप्टर नंबर 4 है। इस यूनिट के पिछले जो अपन ने 2 चैप्टर करवा दिए हैं और आज जो चौथा चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण। कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण। कि भाई पादपों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, कार्बनिक जो विलेय पदार्थ होते हैं उन विलेय पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से पादपों में होता है। तो देखो पादपों में पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न की जाती है और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ खाद्य पदार्थों के उपापचय स्थल तथा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण का संचय स्थल, ये सब मूल है, तना है, बीज है आदि, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिंक, SINK। ये क्या कहलाते हैं, सिंक। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और स्थानांतरण का पथ क्या है। तो स्थानांतरण का पथ देखो, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो खाद्य पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, परिवहन, स्थानांतरण पादपों में ये 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2 पादपों में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक में दोनों ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से निर्मित जो प्रकाश संश्लेषण के तहत जो कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं जिनमें अपन बोलते हैं ग्लूकोज, ये कार्बनिक पदार्थ पादप के विभिन्न भागों को स्थानांतरित किए जाते हैं। इसमें जड़, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, इन सभी भागों को फ्लोएम ऊतक के माध्यम से ये खाद्य संश्लेषित जो किया जाता है, पत्तियों के द्वारा खाद्य का संश्लेषण जो किया जाता है, ये कार्बनिक पदार्थ का स्थानांतरण यह फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। अब इसको किस प्रकार से स्थानांतरण करते हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें अपन एक बार तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देखते हैं कि हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है, जो भाग है पत्तियां। पादपों में हरितलवक युक्त कोशिकाओं में, पादपों में हरितलवक युक्त कोशिकाओं में, भाई हरितलवक कोशिकाएं कौन सी होती है, जो हरे रंग की होती हैं। अधिकतर पादप के जो पत्तियां जो होती हैं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ होता है? पादपों में हरितयुक्त लवक युक्त कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें अपन बोलते हैं ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का स्थल स्रोत, खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का स्थल स्रोत कहलाता है। जहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है या खाद्य पदार्थों का जहाँ संश्लेषण होता है, निर्माण जहाँ होता है, वो भाग कहलाते हैं स्रोत। तो पादपों में हरित लवक युक्त कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये एक कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का जो स्थल होता है वो क्या कहलाता है? स्रोत। तथा संचय स्थल और तथा खाद्य पदार्थों के उपापचय स्थल, खाद्य पदार्थों के संचय स्थल, जहाँ स्टोरेज होता है, स्थल जैसे जड़, तना और कईयों में जो पत्तियाँ भी होती हैं जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, जड़, तना, बीज आदि। सिंक कहलाते हैं। ऐसा ही के ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का जो स्थल है, जहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, वो तो क्या कहलाते हैं? सोर्स, स्रोत। कि जहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है या जो खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है वो तो कहलाते हैं स्रोत, जहाँ से प्राप्त हो रहा है। और जहाँ पर खाद्य पदार्थों का संचय होता है, स्टोरेज होता है, खाद्य पदार्थ जैसे जड़ में खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है, तना में खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है, बीज में खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है। तो ये भाग क्या कहलाते हैं? सिंक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसमें संश्लेषण का जो स्थल होता है वो तो स्रोत, और जहाँ स्टोरेज होता है वो कहलाते हैं सिंक। तो अब अपन देखते हैं स्थानांतरण का पथ, पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण का पथ। ट्रांसलोकेशन कि भाई स्थानांतरण का पथ क्या होता है। अब अपन ने अभी बताया था कि भाई पादपों में जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण के स्थल जो हैं स्रोत जो कहलाते हैं, वहाँ से सिंक तक संचय स्थलों तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से फ्लोएम एक ऊतक होता है जो जटिल ऊतक का एक भाग है। तो निम्न वर्ग के पादपों का आकार छोटा होता है एवं लगभग सभी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं। भाई निम्न वर्ग के जो पादप हैं, निम्न वर्ग के पादपों
का आकार छोटा होता है। भाई निम्न वर्ग के जो पादप छोटे होते हैं तो इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जो लगभग सभी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं तथा जो लगभग सभी कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं। भाई बड़े आकार के जो पौधे होते हैं उनमें कई कोशिकाएं होती हैं जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। बाकी छोटे आकार के जो निम्न वर्ग के जो प्लांट्स हैं उनमें लगभग सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती हैं, हरित लवक युक्त होती हैं। अतः इनमें संश्लेषित भोजन के स्थानांतरण की विशेष समस्या नहीं होती है। अतः इनमें संश्लेषित भोजन के स्थानांतरण की विशेष समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के तहत भोजन का निर्माण होता है, इसलिए उनमें हर कोशिका में प्रकाश हरित लवक पाया जा रहा है, इसलिए उनमें ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्थानांतरण की ज़रूरत उनमें नहीं पड़ती है। परंतु कुछ पादप जो होते हैं, जो उच्च वर्गीय पादपों की ऊंचाई अधिक होती है, उच्च वर्गीय पादपों की ऊंचाई, भाई उच्च वर्गीय पादपों की ऊंचाई अधिक होती है। इसलिए इनमें कुछ कोशिकाएं भाई उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं उनकी ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए इनमें हरित कोशिकाओं के अतिरिक्त अनेक क्लोरोफिल विहीन कोशिकाएं भी होती हैं। कुछ कोशिकाएं क्लोरोफिल विहीन कोशिकाएं होती हैं। भाई जो उच्च वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट्स अधिक होने के कारण उनमें कोशिकाएं जो होती हैं, कुछ कोशिकाएं वो क्लोरोफिल विहीन होती हैं और इनमें श्वसन और जैव संश्लेषण हेतु भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए हरित लवक कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। श्वसन एवं जैव संश्लेषण के लिए हरित लवक युक्त कोशिकाओं पर निर्भर होती हैं। संश्लेषण हेतु भोज्य आपूर्ति के लिए, संश्लेषण के लिए भोज्य आपूर्ति के लिए हरित लवक युक्त कोशिकाओं पर निर्भर होती हैं। कि भाई जो विकसित प्रकार के या उच्च वर्गीय जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट अधिक होती है, उनमें भाई छोटे वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं, निम्न वर्ग के जो प्लांट्स हैं, उनमें तो सारी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत भोजन का निर्माण करती है।
परंतु इसलिए उनमें तो भोजन के स्थानांतरण की विशेष समस्या नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक कोशिका अपना प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रही है। बाकी उच्च वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट अधिक होने के कारण उनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो भोजन या श्वसन और जैव संश्लेषण के लिए, भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए वो हरित वर्ग की कोशिकाओं पर निर्भर होती हैं, क्लोरोफिल युक्त सेल्स पर डिपेंड होती हैं। इसलिए ये इन कोशिकाओं से, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से क्लोरोफिल विहीन कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ेगी। अब इनमें किस प्रकार से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो अब इसमें हम देखते हैं। उच्च पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम संवहन ऊतक होता है। भाई उच्च पादप जो होते हैं, उच्च वर्ग के पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक होते हैं। ये दोनों ऊतक मिलकर संवहन पूल का निर्माण करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक मिलकर संवहन पूल का निर्माण किसका निर्माण करेंगे? वेस्कुलर बंडल का, संवहन पूल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से ऊतक? जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक मिलके संवहन पूल का निर्माण करते हैं और ये संवहन पूल द्विबीजपत्रियों में वलय के रूप में, ये संवहन पूल, ये संवहन पूल द्विबीजपत्रियों में, डाइकोट्स जो होती हैं द्विबीजपत्रियों में वलय के रूप में, रिंग, वलय के रूप में तथा एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल हैं, संवहन पूल जो होते हैं, संवहन पूल का निर्माण कौन से दो तक मिलकर करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम जो संवहन पूल का निर्माण करते हैं, ये संवहन पूल जो डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट्स हैं, डाइकोट्स में तो ये पाए जाते हैं रिंग के रूप में। इस तरह से ये रिंग के रूप में पाए जाएंगे द्विबीजपत्री पादपों में। बाकी जो मोनोकोट्स जो हैं, एक बीजपत्री प्लांट्स हैं, उन एक बीजपत्री प्लांट्स में ये संवहन पूल जो है वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही बिखरे हुए पाए जाते हैं और द्वितीयक वृद्धि के बाद में फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर वलय के रूप में होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के बाद में द्वितीयक वृद्धि के बाद में भाई जब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है प्लांट्स की, तो द्वितीयक वृद्धि के बाद में फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर, फ्लोएम जो है, फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर
वलय के रूप में बाहर की ओर वलय के रूप में होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जैसी होती है, भाई ये द्विबीजपत्री पादपों में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, एक बीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि जैसी होती है। तो फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर, फ्लोएम है जो भाई फ्लोएम बाहर की ओर होएगा और जाइलम अंदर की ओर होएगा। तो फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर वलय के रूप में होती है और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल ऊतक हैं। भैया अपन जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल ऊतक हैं। तो ये अपन ने कुछ आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पादपों में स्थानांतरण का पथ निर्धारित होता है। इंट्रोडक्शन अपन ने बताया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थल होता है वो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो एक वर्षीय या निम्न वर्ग के जो प्लांट्स हैं, छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में लगभग सभी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए सभी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं, इसलिए उनमें तो स्थानांतरण की विशेष कोई आवश्यकता होती नहीं है। परंतु जो उच्च वर्गीय प्लांट्स होते हैं, विकसित प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में कुछ कोशिकाएं क्लोरोफिल विहीन होती हैं। उन क्लोरोफिल विहीन कोशिकाओं को भाई जैव संश्लेषण या श्वसन के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वो भोज्य पदार्थ उनको क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं, उन पादपों में जाइलम और फ्लोएम दोनों, ये जाइलम और फ्लोएम सेकेंडरी द्वितीयक ऊतक हैं, जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक दोनों ही पाए जाते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक मिलकर संवहनपूर्ण वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं और ये वैस्कुलर बंडल द्विबीजपत्री पादपों में रिंग के रूप में तथा एक बीजपत्री जो मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं उनमें बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद फ्लोएम जाइलम के बाहर एक वलय के रूप में स्थित हो जाता है तथा जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक जटिल ऊतक के एग्जाम्पल हैं। और अब इसके बाद में अपन इसको पादपों में स्थानांतरण का पथ को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। तो इनके जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को अपन अगले वीडियो में बताएंगे कि जाइलम में वाहिकाओं और फ्लोएम में चालनी नलिकाओं में संरचनात्मक और कार्यात्मक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। भाई जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। और खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा। तो इसमें फ्लोएम के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। इसको अपन अगले वीडियो में या अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।